नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे उस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी और यह पाठ यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया जी। अब आप जरा याद कीजिए, क्या आपने अपने पाठ्यक्रम के जरिए इस संसार के कुछ स्थानों की या भारत देश की यात्रा की है? याद कीजिए। तो आप बिल्कुल सही याद कर पा रहे हैं। हमने यात्रा की थी तिब्बत की और त्रिपुरा की। कल्लू कुम्हार की ऊना कोटी में तो हम पहुंचे थे त्रिपुरा में, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह जी। इसी तरीके से राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर पाठ में हम घूमे थे तिब्बत में। तो इस तरीके से हम यात्रा वृतांत विधा पढ़ते रहे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि यात्रा वृतांत विधा आखिर होती क्या है। जब यात्रा वृतांत यानी कि किसी यात्रा में लेखक किन्हीं स्थानों में जाके घूमता है और वहां से प्राप्त अपने अनुभवों को मन को छूने वाली भाषा में लिखता है, तो उसी को हम कहते हैं यात्रा वृतांत विधा। इससे देखिए पाठकों को भी बहुत फायदा होता है। उस स्थान की ज्ञानवर्धक जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही साथ हम वहां के भूगोल को जान पाते हैं, हम वहां के समाज को जान पाते हैं, हम वहां की संस्कृति को भी जान पाते हैं। और भारत के तो क्या कहने, भारत की तो बात ही अलग है। आप सभी जानते हैं कि भारत में हर साल देश विदेश से घूमने बहुत लोग आते हैं, क्योंकि भारत अपनी सुंदरता में बहुत विशिष्ट है। इसी कारण हमारा पर्यटन उद्योग भी फल फूल रहा है। तो आइए थोड़ा भारत की खासियत को विस्तार से जानते हैं। हमारा देश संसार के सुंदरतम देशों में से एक है। यहाँ रेगिस्तान भी हैं, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। हमारा देश 3 दिशाओं में दूर दूर तक फैले समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान है, जिसे उत्तरी मैदानी क्षेत्र या उत्तर भारतीय नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। ये मैदान विशाल एवं उपजाऊ मैदानी इलाके हैं। वहीं पूर्व और पश्चिम में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हैं। प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता के साथ साथ हमारे देश में विभिन्न धर्म, रीति रिवाज, समाज और भाषाएं हैं। अलग अलग तरह के खान पान, पहनावे, नृत्य और अन्य कलाएं भारत की शोभा को बढ़ाती हैं। इतनी सांस्कृतिक संपन्नता तो संसार के किसी भी देश में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी विविधता में भी एकता है। हमारा पूरा भारत विशिष्ट है। और पूर्वोत्तर भारत के तो क्या कहने, यहाँ 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें और उनका भाई सिक्किम। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली और भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए सिक्किम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है। यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, गोरखा, खस भाषा, लेपचा, भूटिया, लिंबू तथा हिंदी आधिकारिक भाषाएं हैं। नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषा है। कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। 1975 से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। प्रशासनिक समस्याओं के चलते 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ और उस जनमत संग्रह के अनुसार भारत में इसका विलय हो गया। यानी 1975 में सिक्किम भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। उसी जनमत संग्रह के बाद राजतंत्र का अंत हुआ और भारतीय संविधान के अनुसार प्रजातंत्र का उदय हुआ था। तो इतनी ज्ञानवर्धक बातें पता चलने के बाद क्यों ना सिक्किम की यात्रा पर चला जाए
और इस यात्रा पर हमको लेकर के जाएंगी पाठ की लेखिका मधु कांकरिया जी। तो चलिए पाठ की लेखिका मधु कांकरिया जी से थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। मधु कांकरिया जी का जन्म हुआ था 1957 में कोलकाता में। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। अब बात करते हैं लेखिका की साहित्यिक कृतियों के बारे में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु। यह उनका एक कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लेखिका के विचारों की और उनकी संवेदना की। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। ये एक नयापन है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे कि अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। अब हम बात करेंगे लेखिका की यायावरी की। यायावर यानी कि जो घुमक्कड़ होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है। आखिर लेखिका की यायावरी में ऐसी क्या खास बात है? ऐसा क्या उद्देश्य रहा कि लेखिका दूर दूर तक यात्राओं पर जाती रही हैं? महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब, यंत्रवत जीवन यानी कि मशीनी जीवन, और इससे एक जैसे जीवन से एक ऊब यानी कि एक बोरियत महसूस होती है। तो यह ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती रही है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है, यानी कि लिखा है। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। तो देखिए महिला यायावरी उल्लेखनीय है। इससे पहले जो यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं वो अधिकतर पुरुष लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन जब से आवागमन की और साथ ही साथ रहने ठहरने की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, तब से महिलाओं की यात्राएं भी बढ़ी हैं और महिला लेखकों ने अपनी भागीदारी को यात्रा वृत्तांत लेखन में काफी बढ़ाया है और यात्रा वृत्तांत विधा को समृद्ध भी किया है। तो चलिए अब जानते हैं पाठ के बारे में। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक से प्रस्तुत सुंदर यात्रा वृत्तांत मधु कांकरिया जी द्वारा रचित है। सिक्किम यात्रा से प्राप्त स्वयं के अनुभवों का लेखिका ने संवेदनात्मक भाषा यानी कि मन को छूने वाली जो कलात्मक भाषा होती है उस भाषा में वर्णन किया है। इसी के साथ इस वृत्तांत में मुख्यतः सिक्किम में हिमालय श्रृंखला के विराट स्वरूप यानी कि जो दूर दूर तक जो हिमालय की चोटियों का फैलाव है, उनकी सुंदरता है, उस स्वरूप का वर्णन किया गया है। और गैंगटॉक, लायोंग, कटाव और युमथांग नामक पर्वतीय प्रदेशों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का लेखिका ने अद्भुत वर्णन किया है। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है इस पाठ में। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन लेखिका ने किया है मानो हिमालय के पल पल बदलने वाले रूप को स्वयं हम अपनी आंखों से देख रहे हों। ऐसा लगता है कि उन स्थानों पर हम भी लेखिका के साथ साथ घूम रहे हों। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं, यानी कि उनकी पीड़ा से भी जुड़ती हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। अगर सौंदर्य की बात करें तो वहां के प्राकृतिक सौंदर्य की बात की गई है, और अगर पीड़ा की बात करें तो वहां के निवासियों की पीड़ा को भी लेखिका ने रेखांकित किया है। तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं। करुणा के भाव जागृत होते हैं यानी कि दूसरों के सुख दुख से जुड़ने के भाव हमारे अंदर अपने आप जगने लग जाते हैं।
तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। इस पूरी प्रकृति की संपूर्णता का एहसास होता है। ऐसे मनोरम स्थानों पर जा करके हमारे जो सद्भाव हैं, जो हमारे मन के सद्भाव हैं, वो अपने आप जागृत हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें अपने जीवन में एक संतुलन महसूस होता है और हमें छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। तो इन सब बातों के बारे में इस पाठ के द्वारा हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप कीजिए यह अभ्यास कार्य और मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।